अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हिज़्बुल्लाह अपने फौजी कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के जवाब में अगले 24 घंटों के अंदर हमला करेगा, इस्राईली अखबार का दावा। शाम में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर दूसरा बड़ा हमला, कई अमेरिकी फौजी जख्मी होने की इत्तलात। मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, इस्राईली बर्बरियत के खिलाफ अलजायर की हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई मंजूर। मध्य प्रदेश के गोना में तैयारा गिरकर तबाह, एक पायलट जख्मी, दोनों पायलट हैदराबाद के थे रहने वाले। हिडेनबर्ग का सिविल चीफ के खिलाफ इल्जाम, मजहबी बोझ का गैर मुल्की फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी ने की थी सरमायाकारी। बोझ ने कहा, हमारी जिंदगी है खुली किताब। एक बार फिर हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने घपलों की वसीह जांच के लिए जेपीसी तश्कील का किया मुतालबा। पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह से भगदड़, 20 मुसाफिर जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने शरपसंद मनासिर की निशानदेही के लिए सरगर्मी से तफ्तीश की शुरू। पीएम मोदी ने ज्यादा पैदावार देने वाली आबो हवा के मुवाफिक फसलों की 109 अक़साम की जारी, किसानों और साइंसदानों से भी की बातचीत। और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश का कहर, लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 100 से ज्यादा अमवात, कई सड़कें बंद, 30 अफराद लापता। इस्राईली अखबार मौरिफ ने कहा है कि इसराइल में अंदाजों से पता चलता है कि हिज़्बुल्लाह अपने फौजी कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के जवाब में अगले 24 घंटों के अंदर हमला करेगा। अखबार ने इसराइली और अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए खबर दी है कि ये इम्कानात जाहिर करते हैं कि ईरानी हमले से पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमला करेगा। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर बराए सियासी उमूर अली शमखानी ने इब्रानी जबान में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इसराइल पर आयद की जाने वाली सख्त तरीन सजा के लिए हालात साजगार हैं और इस इक़दाम के लिए कानूनी, सिफारती और मीडिया के हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं। गुज़िश्ता अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए थे। यह हमला दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया था। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों के इस हमले से इसराइल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इसराइल और इसके इत्तेहादियों ने अक्सर ड्रोन्स और मिसाइलों को फिजा में ही नकारा बना दिया था। अब 31 जुलाई को तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया, शहीद किया गया और ईरान ने इसका बदला लेने के अज़्म का इजहार कर रखा है। हानिया के कत्ल और इसके चंद घंटे कबल लुबनान में हिज़्बुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल से खत्ते में कशीदगी फैलने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। इसराइली फौज ने खान यूनिस में अनकला के नए अहकाम जारी किए हैं क्योंकि वो अक्टूबर के बाद से वहां अपना तीसरा फौजी ऑपरेशन कर रहा है। ये अहकाम बेघर फलस्तीनियों को जनूबी गाजा शहर वापस जाने की इजाज़त दिए जाने के चंद रोज बाद सामने आए हैं। गाजा शहर के एक स्कूल से पनाह गाह में तब्दील होने वाले इसराइली हमले में बच जाने वाली तिब्बी अमले और जिंदा बच जाने वालों ने मुतासरीन के जिस्म के आज़ा जमा किए और लापता अफराद की तलाश की, जबकि आलमी रहनुमाओं ने बमबारी की मजम्मत की जिसमें 100 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए थे। सेहत के माहिरीन का कहना है कि जंग के ज़माने में इसराइल में नशे की लत में इजाफा आम है। मंशियात और शराब के इस्तेमाल के साथ साथ दीगर नशा आवर रवैयों में भी इजाफा देखा जाता है। अलजायर में गाजा शहर के मशरक में अलदरज महल्ले के पड़ोस में काबिज इसराइली फौज की जानिब से अलताबीन स्कूल में बेघर अफराद के ताज़ा कत्ल आम के बाद मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास तलब किया है। अलजायर की खबर रसा एजेंसी ने न्यूयॉर्क में एक सिफारती ज़राए के
حوالے سے بتایا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس کے انعقاد کی درخواست مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی حالیہ خطرناک پیش رفت، خاص طور پر قابض صہیونی فوج کی طرف سے غزہ میں اسکول پر کیے گئے فضائی حملے کے بعد کی گئی ہے۔ اسی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ یہ درخواست ریاست فلسطین کی مشاورت سے پیش کی گئی ہے اور اسے سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے الجزائر نے پیش کیا ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے کو قابض اسرائیلی فوج نے الدرج کے پڑوس میں ایک ہولناک قتل عام کیا تھا۔ قابض اسرائیلی فوج نے بے گھر ہونے والے خاندانوں پر اسکول میں نماز فجر کے وقت بمباری کی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ For the council to speak out. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی افواج روس کے کرسک علاقے میں لڑائی لڑ رہی ہے، اور کہا ہے کہ جاری دراندازی سے ثابت ہوتا ہے کہ یوکرین واقعی انصاف بحال کر سکتا ہے اور جرح پر ضروری دباؤ کو یقینی بنا سکتا ہے۔ روس نے لڑائی کے چھٹے روز میں داخل ہونے کے بعد 3 سرحدی علاقوں میں وسیع پیمانے پر سیکورٹی نظام نافذ کر دیا ہے، جبکہ ماسکو کے کٹر اتحادی بیلاروس نے کیف پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید فوجی بھیجے ہیں۔ کیف کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے افواج نے رات بھر کے فضائی حملے کے دوران روس کی جانب سے داخل 57 سے 53 ڈرونز تباہ کر دیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے دوران یوکرین کے مختلف حصوں میں ڈرون تباہ ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے کیف کے علاقے پر رات بھر کے فضائی حملے کے دوران ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے میزائل کا استعمال کیا ہے۔ Volodymyr Zelensky has acknowledged the recent خبر حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد شہر کے قطب اللہ پور میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں پیدل جا رہا ایک شخص کو تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی۔ حادثے کا شکار شخص موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ حادثے سے متعلق ویڈیو CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا۔ جڑی میٹلا پولیس اسٹیشن کے علاقے میں پیش آئے اس حادثے کے مطابق گوپی نامی ایک سیکورٹی گارڈ سڑک کے کنارے پیدل جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک تیز رفتار کار نے اس شخص کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ ہوا میں اڑ کر گر پڑا، جس کے نتیجے میں موقع پہ ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس حادثے کا منظر قریبی CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا۔ پولیس نے کار چلانے والے کی شناخت طالب علم منیش کے طور پر کی ہے، جو اس حادثے کے وقت کار چلا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اسے معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے واقعے کی وجہ شراب کی نشہ اور تیز رفتاری قرار دیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس اس حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے گنا میں طیارہ گرنے سے متعلق معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ انجن میں خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حادثے کے وقت طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے۔ طیارہ ٹیک آف کے صرف 40 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ طیارہ گونا کے فضائی پٹی کے علاقے میں گرا۔ یہ شیوا اکیڈمی کا طیارہ تھا، جسے 2 پائلٹوں نے آزمائشی پرواز کے لیے اڑایا تھا۔ اس واقعے میں دونوں پائلٹ زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ کینٹ پولیس سمیت شیوا اکیڈمی کے اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ مدھیہ پردیش پولیس نے بتایا کہ ایک نجی ایویشن کمپنی کا 2 سیٹوں والا طیارہ گنا ضلع میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں پائلٹ زخمی ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ دوپہر 1 بجے کے قریب ٹیک آف کیا اور ٹیک آف کے صرف 40 منٹ بعد ہی فضائی پٹی کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جائے حادثے کی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہیں، جس میں سفید اور نیلے رنگ کا طیارہ نظر آ رہا ہے، جو گرتے ہی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ زخمی پائلٹ میں سے ایک کی شناخت کیپٹن VC ٹھاکر کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ ہفتے کو ہی کرناٹک کے بیلگاوی سے گنا آئے تھے۔ دونوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ اطلاع یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ کرناٹک کے ایک انسٹیٹیوٹ کا طیارہ تھا، جسے جانچ اور دیکھ بھال کے کام کے لیے گنا کی شیوا اکیڈمی لایا گیا تھا۔ دونوں پائلٹ حیدرآباد کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔
रहा है और पूरी भाई ने तो जो गुमशुदा था। अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग ने हफ्ते को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी के चेयरपर्सन पर संगीन इल्जामात लगाए। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि माधवी पुरी और उनके शौहर ने के अडानी ग्रुप से मुंसलिक एक ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बोच ने ये इल्जामात को बेबुनियाद और किरदार के कत्ल की कोशिश करार दिया। सीबी चेयरपर्सन ने तमाम मालियाती रिकॉर्ड का ऐलान करने पर आमदगी जाहिर की। अपने शौहर धुल बोच के साथ एक मुश्तरका बयान में इन्होंने कहा है कि हमारी जिंदगी और मालियात एक खुली किताब है। पिछले साल हिडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाकर रोशनी में आई थी। विसिल ब्लोअर की दस्तावेजात की बुनियाद पर हिडनबर्ग ने दावा किया कि बोच और इसके शौहर के मॉरिशस के ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक मॉर्गेज फंड में हिस्सेस है। हिडनबर्ग ने इल्जाम लगाया है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने मुबैना तौर पर ग्लोबल डायनामिक मॉर्गेज फंड में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। इस रकम का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के हिस्से की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया गया। हिडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में एक बार फिर हिंदुस्तानी सियासत में तूफान मचा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन जमातें एक साथ मरकजी हुकूमत पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामान और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अडानी मेगा स्कीम की जांच करने के लिए सीबी की अजीब हिचकिचाहट का काफी वक्त देख रहे हैं। खासकर सुप्रीम कोर्ट की माहिरीन कमेटी की तरफ से इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीबी ने 2018 में गैर मुल्की फंडों के आखिरी फायदा उठाने वाला यानी हकीकी मल्कियत से मुताल्लिक रिपोर्टिंग जरूरियात को कमजोर कर दी थी और 2019 में पूरी तरह से उसे हटा दिया गया था। इन्होंने कहा है कि कमेटी के मुताबिक ऐसा होने से सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के हाथ इस हद तक बंद गए कि इसे गलत कामों का शुबा तो है, लेकिन इससे मुताल्लिक ज़ाब्तों में मुख्तलिफ शराइत की तामील भी करनी होती है। यही वो तजाद है जिसकी वजह से सीबी इस मामले पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। बीजेपी के रुकन पार्लियामान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से जब भी पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है कोई ना कोई गैर मुल्की रिपोर्ट जारी होती है। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म पार्लियामेंट के इजलास से ऐन कबल जारी की गई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी में पार्लियामेंट के इजलास से ऐन कबल सामने आई थी। ये तमाम वाक़यात पार्लियामेंट के इजलास के दौरान होते हैं। अपोजिशन के बैरूनी ममालिक के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के हर इजलास में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाते हैं। वो कंफ्यूजन फैलाकर हिंदुस्तान में मुआशी अनारकी पैदा करना चाहते हैं। अब वो सीबी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस गुज़िश्ता 30 से 40 सालों से हमेशा गैर मुल्की कंपनियों के साथ क्यों खड़ी है, यूनियन कार्बाइड के साथ क्यों खड़ी थी। कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक साल पहले कहा था एलआईसी डूब गया, इन्होंने कहा था एसबीआई डूब गया, इन्होंने कहा था एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में
रेड बुक की नई रिपोर्ट ने मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में सेबी चेयरमैन पर सवालात उठाए गए हैं। इसके बाद से अपोजिशन मुसलसल मोदी हुकूमत को घेर रही है और तहकीकात का मुतालबा कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस लीडर शकील अहमद खान ने बिहार के पटना में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो कुछ जगहों पर आग और कुछ जगहों पर धुआं है। अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप ने इतनी तेजी से तरक्की की, अगर ₹1 ₹100 का हो रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर आप इसका इतिहास देखिएगा, पिछले 10 सालों में जो इल्जामात लग रहे हैं, ये आग कहीं है तभी धुआं है। और क्रोनी कैपिटलिज्म इसलिए तरक्की करता है कि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, सरकार के साथ अपने फायदे के लिए काम करता रहता है, अपने फायदे के लिए पॉलिसीज का हाथ मोड़ता है, गर्दन मोड़ता है, लालच देता है। तो ये जो तरक्की इतने जल्दी हो गई अडानी ग्रुप की या अंबानी ग्रुप की, इतनी जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ हो रहा है, ₹1 ₹100 बन रहा है, तो कोई न कोई कारण तो होगा, कोई न कोई घालमेल होगा। तो यह तो इस रिपोर्ट के आधार पर मैं कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता हूं। मैं यह जरूर कह रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट आती क्यों है? क्या वो इनके दुश्मन होते हैं ऐसी एजेंसियां? बिल्कुल नहीं, कोई न कोई आधार होता है। आप ये देखिएगा कि BSNL बहुत अच्छे से चल रहा था, देश की कंपनी थी, डिपार्टमेंट चलाती थी। जहां जहां उसने अपना केबल कार लगाया था, उन्हीं रास्तों पे अंबानी साहब का कार भी गया। और ये जियो धनाधन हो गया, और जो रिलायंस कंपनी का टेलीफोन जो धनाधन सामने आ गया, वो किन रास्तों पे लगा था? और वो रास्ते उसको दिए गए, नया रास्ता, नया खुदाई नहीं, वही खुदाई हुई और वहां पे खुद करके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को 109 अक़साम की ज्यादा पैदावार देने वाली आबो हवा से लचकदार और हयातियाती लचकदार फसलों को जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान फसलों की इन अक़साम को जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी करदा 61 फसलों की 109 अक़साम में 34 खेत की फसलें और 27 बागबानी की फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में मुख्तलिफ अनाज के बीज बशमूल बाजरा, अचारे की फसलें, तेल के बीज, दाल, गन्ना, कपास, रेशा और दीगर मुमकिना फसलों को जारी किया गया। बागबानी फसलों में फलों की मुख्तलिफ अक़साम, सब्जियों की फसलें, पौधे लगाने वाली फसलें, मसालेजात, फूल और दवाओं की फसलें जारी की गईं। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों और साइंसदानों से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात करते वाले एक किसान ने कहा है कि पहले जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हुए सुना था तो मैं इसे झूठ समझता था, लेकिन आज उनसे मुलाकात के बाद ये साबित हो गया कि वो किसानों के बारे में बहुत संजीदा हैं। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फसलों की नई अक़साम शुरू की हैं जो माहौल दोस्त हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लगने की अफवाह से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या सुबह 8 बजे के करीब पेश आया जब ट्रेन आधी चल रही थी और आधी नदी के पुल से बाहर थी। ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिरों ने जल्दी में ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे भगदड़ मच गई। सुबह 10:10 पर ट्रेन को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम और आरपीएफ एहलकार पहुंच गए। 5 एम्बुलेंस बुलाई गई। हादसे में शदीद जख्मी 7 अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। इस दौरान ट्रेन 30 मिनट तक रुकी रही। जांच के बाद सब कुछ दुरुस्त पाया, ट्रेन को रवाना कर दिया गया। एक पोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया है कि बिलपुर के करीब सुबह कुछ शरारती अनासर ने ट्रेन के जनरल जीएस कोच में रखे आग बुझाने वाले आलात को चालू कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे खौफजदा मुसाफिरों ने
छलांगे लगाना शुरू कर दी। जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। शरपसंद अनासिर की निशानदेही के लिए छानबीन की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 2 दिनों में शदीद बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 280 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। अहदेदारों ने ये मालूमात फराहम की। इन्होंने कहा है कि औना में बहने वाले नालों का पानी बहुत से घरों में दाखिल हो गया, जबकि लाहौल और अस्पी पुलिस ने रिहायशियों और मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें और दरिया अबूर न करें, क्योंकि पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। अहदेदारों ने बताया कि कुल्लू मंडी और शिमला अजला में 31 जुलाई को आने वाले सैलाब के बाद लापता होने वाले तकरीबन 30 अफराद को तलाश करने के लिए बचाव कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इन्होंने कहा कि 27 जून से 9 अगस्त के दरमियान हिमाचल प्रदेश में बारिश से मुताल्लिक वाक़यात पे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और रियासत को तकरीबन 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हुक्काम ने बताया है कि 288 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 138 जुमा को और 150 हफ्ते के रोज बंद हुई। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मंडी में 96 सड़कें, शिमला में 76 सड़कें, कुल्लू में 37, सरमोर में 33, चंपा में 26, लाहौल और अस्पती में 7, हमीरपुर में 5 और कांगड़ा और कुन्नूर में 4-4 सड़कें बंद हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिजबुल्लाह अपने फौजी कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल के जवाब में अगले 24 घंटों के अंदर हमला करेगा, इस्राइली अखबार का दावा। शाम में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर दूसरा बड़ा हमला, कई अमेरिकी फौजी जख्मी होने की इत्तलात। मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ अलजायर की हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई मंजूर। मध्य प्रदेश के गोना में तैयारा गिरकर तबाह, एक पायलट जख्मी, दोनों पायलट हैदराबाद के थे रहने वाले। हिडेनबर्ग का सिविल चीफ के खिलाफ इल्जाम, मजहबी बोझ का गैर मुल्की फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी ने की थी सरमायाकारी। बोझ ने कहा, हमारी जिंदगी है एक खुली किताब। एक बार फिर हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने घपलों की वसीह जांच के लिए जेपीसी तश्कील का किया मुतालबा। पंजाब मेल में आग लगने की अफवाह से भगदड़, 20 मुसाफिर जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने शरपसंद अनासिर की निशानदेही के लिए सरगर्मी से तफ्तीश की शुरू। पीएम मोदी ने ज्यादा पैदावार देने वाली आबो हवा के मुवाफिक फसलों की 109 अक़साम की जारी, किसानों और साइंसदानों से भी की बातचीत। और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश का कहर, लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 100 से ज्यादा अमवात, कई सड़कें बंद, 30 अफराद लापता। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।